हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस आज काफी डाउन रहा। ये ऑलमोस्ट 4.66% डाउन था आज। क्योंकि इसके रिजल्ट्स कल आए थे और रिजल्ट्स मेरे हिसाब से जब इसके कल रिजल्ट पब्लिश हुए थे देन मुझे अच्छे नहीं लगे थे रिजल्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगे रिजल्ट्स तो इसलिए डाउन गया, बट आई वाज इन द सेम इम्प्रेशन कि रिजल्ट्स जिस तरह से एनालिसिस होने चाहिए उस हिसाब से अच्छे नहीं थे। तो जो ऑपरेटर हैं, जो भी मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनकी भी एनालिसिस सेम थी। ये मेरा कहने का मतलब है। तो मैंने इसको ट्विटर पर डाला भी था येस्टरडे। टीसीएस जून क्वार्टर रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क, नेट प्रॉफिट इज डाउन कंपेयरिंग विद द मार्च 22 क्वार्टर रिजल्ट्स एंड ओनली 6% अप फ्रॉम लास्ट ईयर जून क्वार्टर रिजल्ट्स। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं कि मैं यहाँ screener.in पर दिखाता हूँ। जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, 52,000 करोड़ की रेवेन्यू है। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू तो ज्यादा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से कम है। इवन उससे पहले वाले से भी कम है और उससे पहले वाले से भी कम है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहिए, हमें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। पिछले क्वार्टर से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजनैलिटी हर बिजनेस में होती है। लेकिन यहां पर सीजनैलिटी के साथ में एक चीज जो इंपॉर्टेंट आती है, हम यहां पर ये बात देख सकते हैं कि जून क्वार्टर से यहां पर रेवेन्यू भी ग्रो की है, लेकिन कितने परसेंट ग्रो की है? 7% के आसपास यहां पर रेवेन्यू ग्रो की है। और नेट प्रॉफिट भी यहां पर ग्रो किया है। जो 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जून क्वार्टर में लास्ट ईयर, दैट हैज ग्रोन अप टू 9,478 करोड़। तो यहां पर 5% का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। अब ये जो 4-5-6% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, खासतौर से जब कोई इतनी बड़े साइज की कंपनी हो। मीन्स दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और पी रेशियो आज इसका 29.4 हुआ है, अदरवाइज येस्टरडे इट वाज मोर देन 30। 4% गिरावट, 5% गिरावट के बाद ये कम हो गया है। अब ये जो गिरावट के बाद कम हुआ है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक चीज सबको लग रही थी कि पेंडेमिक के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है काम का और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, तो उनका बेनिफिट बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज को मिलेगा। और जो यूक्रेन एंड रसिया की जो वॉर है, इस वॉर में शायद जो यूक्रेन से बिजनेस बाहर निकलेगा, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी है और वहां पर चीजें उतनी स्मूथ नहीं है। तो जो बिजनेस वर्ल्ड ने यूक्रेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दिया हुआ था, शायद वो इंडियन कंपनीज के पास आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर बेनिफिट मिला वर्क फ्रॉम होम का, कि वो पहले यूक्रेन में बैठकर वर्क कर रहे थे, या अभी वो नेबरिंग कंट्रीज में जहां पर भी वो शिफ्ट हुए हैं वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं, काम फिर भी चल रहा है। तो जिस चीज का फायदा हुआ था कोविड के टाइम पर रशिया यूक्रेन वॉर में, जो एक बेनिफिट मिल सकता था, उसी डी मींस वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट की वजह से यहां पर वो चीज अपने फेवर में नहीं आई और वो बिजनेस नहीं आ पाया। यहां पर एक और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब 50,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, तब नेट प्रॉफिट 9,900 करोड़ रुपीस था। और जब रेवेन्यू यहां पर 2,000 करोड़ से बढ़ गई है, 2,200 करोड़ से इंक्रीज हो गई है, तब यहां पर नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 500 करोड़ से कम हो गया है। तो यहां पर एक मार्जिन का प्रेशर है। और ये मार्जिन का प्रेशर हमेशा क्या करता है कि पीई रेशो को कम ले जाने की तरफ यहां पर वर्क करता है। तो पीई रेशो की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक बार कि कितने के पीई पर इस तरह की कंपनी ट्रेड करती है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सीधा पीई रेशो पर ही चले जाते हैं। और पीई रेशो पर जब यहां पर क्लिक करते हैं तो 5 ईयर का पीई रेशो देखते हैं कि 5 ईयर्स का जो मीडियन पीई है वो कितना है। 5 ईयर का मीडियन पीई 26.2 है। और अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 29.6। तो अभी भी मीडियन से ऊपर है। और मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब एक एवरेज होता है कि 5 इयर्स में जितने ऊपर हैं जितने नीचे हैं, तो इक्वल नंबर्स ऊपर से हटा दो, इक्वल नंबर्स नीचे से हटा दो, जो बीच वाला लेवल आया वो मीडियन है। तो इस तरह के केस में क्या देखने को मिलता है कि मीडियन से पी नीचे भी ट्रेड करता है, ऊपर भी करता है, नीचे भी करता है, ऊपर भी करता है। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि एक मिडिल पॉइंट होता है, अभी भी उससे ऊपर है। तो अभी भी ऊपर होने का क्या मतलब है कि नीचे आने के लिए इस स्टॉक के पास कुशन है। ऐसा नहीं है कि अभी ये 30 के पीई पर आ गया है तो बहुत
ज्यादा सस्ता हो गया है, और ज्यादा सस्ता नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 26 का पीई तो इसके लिए एक नॉर्मल आम बात है लास्ट 5 इयर्स के डेटा के बेस पर। और ये ऊपर की तरफ कहां तक गया था, 40 के पीई तक गया था, और जो मीडियन से ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स ऊपर था, क्योंकि मीडियन जब इसका 26 के आसपास है, 40 के पी पर चले जाना, तो इसको ओवर बोट या ओवर स्ट्रेच कहते हैं, कि ऊपर की तरफ को जरूरत से ज्यादा चला गया है तो वापस एक मिडिल पॉइंट तक आना होता है। तो ये स्टॉक अभी इस गिरावट के बाद सस्ता बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मिडिल पॉइंट इज 26.2। अब यहां पर एक बार ग्रोथ की ओवरऑल बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेस पर, कि पूरे साल का हिसाब किताब अगर देखा जाए, तो यहां अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ एज सच है नहीं। लास्ट 3 इयर्स का अगर हम देखें, लास्ट 3 इयर्स की ग्रोथ देखें, तो यहां पर 31,000 से 32,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, 32,000 से 32,000 का ही नेट प्रॉफिट रहा, सिर्फ 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ा, और उससे 38,000 का हुआ। तो 3 साल में, 3 इयर्स में कुल मिलाकर 7,000 का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ, और 7,000 31,000 के ऊपर कितने परसेंट है, दिस इज मियरली 20 to 23%। अब 23% का यहां पर ये कंपाउंडेड ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल एब्सोल्यूट ग्रोथ है। 38,000 को अगर हम 31,000 से डिवाइड करते हैं, तो ये फिगर हमें साफ साफ पता चल जाएगी। 31,000 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पर कितने परसेंट की ग्रोथ आई, दिस इज ओनली 22% ग्रोथ। अब 22% की ग्रोथ होना 3 साल के पीरियड में, तो ये एज सच कुछ भी ग्रोथ नहीं है, ये एक मीडियोकर सी सिचुएशन है। इवन इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ बाकी बहुत सारी कंपनीज में है। तो इसीलिए यहां पर इस बात को कह पाना कि हाई ग्रोथ कंपनी है, इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता। इससे पहले भी ये चीज देखी गई है, 24,000, 26,000, 25,000 एंड देन 31,000। तो यहां पर भी 24,000 से 31,000 का नेट प्रॉफिट जाने में, यानी कि 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट इंक्रीज करने में इट टुक 3 इयर्स, और 24,000 के ऊपर 7,000 इज नॉट इवन 30%। तो ऑन एन एवरेज कितना ग्रोथ है, अगर कंपाउंडेड नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करने लगे, लास्ट 5 इयर्स में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है दैट इज ओनली 8%। तो यहां क्या देखा जाता है ऐसे में, कि बिग कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हमेशा बिग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं कि यहां से पैसा निकालकर कहां लगाया जाए, क्योंकि आज की डेट में आईटी कंपनीज में जिस तरीके से एट्रिशन हुआ है, और जिस तरीके से काम तो बढ़ा है, लेकिन यहां पर मार्जिन का प्रेशर आया है, रेवेन्यू बढ़ी है, मार्जिन का प्रेशर आया है, और उसका रिजल्ट क्या है कि इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं आया। अब ये तो सारी हो गई फंडामेंटल्स की बात। फंडामेंटल्स में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट ए गुड कंपनी, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, इट्स ए ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। एक साल का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहां पर $5 बिलियन है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, और अगर हम मार्जिन की बात करने लगे, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पर मार्जिन कम होते जा रहे हैं। जो अब से ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक 30% का मार्जिन होता था, 31% तक होता था, दैट हैज कम डाउन टू 27-28%, और उतनी ज्यादा ग्रोथ एज सच नजर नहीं आई। तो यहां पर इस बात को बिल्कुल मत सोचना कि विवेक भाई आप टीसीएस की बुराई करने लगे, बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर बड़ी कंपनी को खरीदने का एक वक्त होता है, एक वैल्यूएशन होती है, एक सिस्टम होता है, और वो वैल्यूएशन किसी थर्ड कंपनी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस कंपनी को उसी कंपनी के पास्ट ट्रैक के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए, जैसे हमने यहां पर कंपेयर किया एग्जैक्टली सेम वे में, कि लास्ट 5 इयर्स में किस तरीके से इसने किस पीई पर ट्रेड किया है, और अभी किस पीई पर ट्रेड कर रही है। तो सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी यहां पर नीचे आने का कुशन है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में यहां पर एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैप को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, जिसको गैप अप कहते हैं, गैप डाउन कहते हैं। तो मैं यहां पर एक चीज आपको समझाना चाहता हूं आज, कि गैप डाउन किस तरीके से काम करता है। यहां पर अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट देखोगे, वो गैप क्या है, यहां पर एक ये पूरा गैप बना। गैप का मतलब क्या है, गैप का मतलब है कि यस्टरडे जो प्राइस था और आज जो प्राइस है, उसके बीच में एक गैप आना। वो गैप क्या है, वो गैप ये है। आप ये देखोगे कि इस बीच में, इस पीरियड में, यानी कि प्राइस लेकर 3904 प्राइस से और नीचे 3763 के प्राइस के बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं है।
यहां पर ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ 3933 पर क्लोज हुआ और क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट डे इट ओपन एट 3752 और इस बीच में बाकी कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ, यानी कि इस लेवल पर ये क्लोज हुआ 3936 पर और नेक्स्ट डे ओपन हुआ 3754 पर और नीचे ही उसके बाद आता गया। नीचे आने के बाद में इसने बाउंस बैक दिखाया, लेकिन बाउंस बैक में क्या देखते हैं कि जिस लेवल से यहां पर गिरावट आनी शुरू हुई थी, जो इसने इस गैप से इमीडिएट पहले हाई बनाया था, वहीं से इमीडिएटली दोबारा से गिरावट आनी शुरू हो गई। यानी कि जिस लेवल पर यहां पर कुछ ऑपरेटर्स, इस लेवल पर कुछ ऑपरेटर्स इसको ओवरबोट मान रहे थे, इसकी वैल्यूएशंस को हाई मान रहे थे, उन लोगों ने यहां जैसे ही सेम लेवल पर आया वहां से सेलिंग दोबारा से शुरू कर दी और उसके बाद में यहां पर एक और गैप क्रिएट किया गया और एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ फिर से यहां से भारी गिरावट दिखाई गई। एक और गिरावट फिर यहां पर साथ के साथ फिर से दिखाई गई। लेकिन अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस लेवल पर यहां बाय इन्होंने सेल करना शुरू किया था, वापस से जब सेम लेवल पर आया, अगेन जिन लोगों ने यहां से इस पूरी सेलिंग को दिखाया था, उन्होंने सेम लेवल पर आकर फिर से सेलिंग प्रेशर बनाया और लास्ट वाले पॉइंट तक ये नहीं पहुंच पाया, फिर से नीचे गिरना शुरू हो गया और फिर से यहां पर गैप्स क्रिएट होने शुरू हो गए। फिर से यहां पर इसी तरीके से ये गैप के साथ नीचे आना शुरू हो गया, इसी तरीके से गैप के साथ आना शुरू हो गया। और जिन लोगों ने वापस से इस लेवल पर दिखाया, ऊपर तक तो गया ही नहीं, जिन ऑपरेटर्स ने यहां से सेल करना शुरू किया था, नीचे से वापस सेम लेवल तक आया और फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। अगेन देयर इज ए गैप, आप देखोगे फिर से गैप के साथ नीचे आना शुरू हो गया। गैप का मतलब क्या है कि ऊपर आने का वेट ही नहीं करना, मॉर्निंग में बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर प्राइस मींस शेयर्स को बेच देना, जो भी जिस प्राइस पर भी बायर अवेलेबल है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लेवल पर तो ट्रेड ही नहीं होता, वो सीधा गैप डाउन होता है। और वो गैप डाउन होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो प्री ओपनिंग होती है, प्री ओपनिंग में फिर जो 7-8 मिनट्स के जो ट्रेड होते हैं, 9 ओ क्लॉक से लेकर 7 तक, 9 ओ क्लॉक 7 मिनट तक के जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनकी एवरेजिंग की जाती है और उस एवरेजिंग के बेस पर ओपन प्राइस यहां पर कैलकुलेट होता है। अब सेम लेवल यहां पर अगर आप देखोगे नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर से रिकवरी करने की कोशिश की गई, लेकिन ये रिकवरी फिर से फेल हो गई। फिर से फेल क्यों हो गई? फेल होने का बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जिन ऑपरेटर्स ने यहां पर सेलिंग की थी, सेम लेवल पर आने के बाद में उन्होंने फिर से सेलिंग शुरू कर दी एंड अगेन देयर इज ए गैप। अब जो ये वापस से गैप है, इसका मीनिंग क्या है? अब यहां पर क्या किया जाए, ये क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से जो रिपीटेशन इसकी अभी तक चल रही है, यहां पर सेम ही रिपीटेशन इस स्टॉक की लगातार चलती रहेगी कुछ और टाइम तक। कब तक? पहले एक बार देखते हैं कि वापस से अब ये हर बार क्या करता है, जब भी गैप क्रिएट होते हैं, जब भी नीचे से गैप क्रिएट होते हैं, तो पिछली बार के लेवल को ये तोड़ने की कोशिश करता है। यहां पर इसने सेम लेवल पर मेंटेन किया 2-3 बार, लेकिन फिर से लेवल टूट गया, फिर गैप क्रिएट हुए, फिर से लेवल यहां पर टूट गया और फिर से यहां पर गैप क्रिएट हुआ। तो इस चीज के पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहां से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा। एक ही दिन में 4% टूटा है और ये किसी सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी बड़ी परसेंटेज के साथ कोई बड़ा स्टॉक नीचे आए और वो पिछली वाली किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए हो, तो वहां पर बॉटम फिशिंग की कोशिश हो सकती है कि स्टॉप लॉस हिट कराए गए और वापस वहीं से भरना शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये बड़ी गिरावट किसी सपोर्ट को तोड़ने से पहले ही है, क्योंकि सपोर्ट तो इस लेवल पर है और ये कैंडल ऐसे नहीं कि यहां तक बनी हो, यहां तक बनी होती तो इस चीज के चांसेस थे वापस से यहां से रिकवर हो जाता, लेकिन क्योंकि सपोर्ट से पहले ही बड़ी गिरावट है, तो इस चीज की चांसेस है कि यहां से कंटिन्यू रहेगा, नीचे तक जाएगा, फिर हो सकता है ऊपर आए। लेकिन जिन लोगों ने यहां गैप के साथ बेचा है, सेम लेवल पर ये फिर से रेसिस्टेंस यहां पर दिखा सकता है और फिर से नीचे आना शुरू कर सकता है। अब ये नीचे आना कब तक जारी रखेगा विवेक भाई? फिर ये भी एक क्वेश्चन आता है। हमें यहां पर सपोर्ट देखनी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहां पर। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती है इस लेवल पर, जहां पर पहले एक रेसिस्टेंस था और उस रेसिस्टेंस से नीचे आया, नीचे आने के बाद में ऊपर गया और ऊपर आने के बाद में सेम लेवल को सपोर्ट बनाया गया। जब कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, तो यहां इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि एक बार ये इस लेवल पर सपोर्ट ले। अब ये अगर इस लेवल पर सपोर्ट ले लेता है तो फिर अच्छी बात है, यहां से फिर बाइंग बनती है, क्योंकि कंपनी एक ग्रेट कंपनी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, आईटी में सबसे बड़ी कंपनी है। पी रेशो यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच है, लेकिन और थोड़ा सा नीचे आएगा
तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इतनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सभी की नहीं होती है। आरओसीई का 54% जल्दी से नहीं मिलती है, अपने आप में ग्रेट कंपनी है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये इसी रेंज में लंबे टाइम तक यहां पर रह सकती है, जब तक बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते। क्योंकि एक बार किसी कंपनी पर मार्जिन प्रेशर बन जाए बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीजन से, जो रीजन अभी आज की डेट में आईटी कंपनीज में बने हुए हैं, एट्रिशन को लेकर, हाई सैलरी देने को लेकर, वो प्रेशर यहां पर मेंटेन रह सकता है। और ग्लोबल सिनेरियो इज आल्सो नॉट गुड। तो हो सकता है कि यूएस में जैसे रिसेशन की बातें चल रही हैं, मैं उस रिसेशन से बिल्कुल भी इंपैक्टेड नहीं हूं, आप भी नहीं हो। लेकिन जिन कंपनीज का यहां पर रेवेन्यू ही बाहर की कंट्रीज से आता है, वहां थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। एंड आईटी इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जिसका मेजर रेवेन्यू बाहर से आता है। तो यहां प्रेशर हो सकता है थोड़ा सा कि ये इसी रेंज में यहां पर घूमता रहे और शायद एक मींस 5, 6, 7, 8 मंथ्स के कंसोलिडेशन में यहां पर चला जाए। तो यहां पर मैं खुद बाइंग करने के मूड में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक छोटा मोटा सा ट्रेड इस रेंज में इस तरीके से होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये यहीं से सीधा ऊपर निकल जाएगा और ये लाइफ टाइम हाई बनाएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। उसका एक और बड़ा रीजन है कि जब भी आईटी इंडस्ट्री एक रेंज में इस तरह से आती है तो वो बहुत लंबा टाइम बिताती है। यहां पर भी उसने 2 इयर्स इस तरह के स्पेंड किए थे। इससे पहले भी सेम सिनेरियो जब यहां पर मेंटेन हुआ था तो ऑलमोस्ट यहां पर 3 इयर्स एक ही रेंज में यहां पर स्पेंड किए थे। इससे पहले भी इन्होंने इसी तरीके से यहां पर 1 साल के आसपास स्पेंड किया था। उससे पहले भी यहां इसी तरीके से एक लंबा टाइम स्पेंड किया गया था, जो अच्छा खासा टाइम था। तो आईटी इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है, जब रैली लेती है तो अच्छी रैली लेती है, लेकिन जब कंसोलिडेशन में जाती है तो अच्छे कंसोलिडेशन में जाती है। यहां पर भी कंसोलिडेशन में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन जो मैं आपको यहां पर आपके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं कि इसी के कंपैरिजन में इतनी ही अच्छी कंपनी जैसे टीसीएस इज ट्रेडिंग एट 30 पीई, एचडीएफसी बैंक इज ट्रेडिंग एट 20 पीई। यहां पर दोनों अपने अपने फील्ड की दिग्गज कंपनीज हैं। And HDFC Bank has already spent a lot of time in consolidation। तो यहां पर ये इस consolidation के बाद चलना शुरू हो रहा है और मेरे हिसाब से जो टाइम यहां पर ये स्पेंड कर चुका है, अब वो पैसा हो सकता है यहां पर बड़े ऑपरेटर्स का लगे, इसमें नहीं तो किसी और में। लेकिन यहां से न्यू लाइफ टाइम हाई इमीडिएटली आईटी सेक्टर का यू टर्न लेते हुए मुझे नजर नहीं आता। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैं इस स्टॉक से फिलहाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रहूंगा। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि 5 डेज के लिए, 6 डेज के लिए विवेक भाई ट्रेड बनता है क्या, तो इतनी गिरावट के बाद, कितनी गिरावट के बाद टीसीएस में ऑलमोस्ट 17% के आसपास की शायद टॉप से गिरावट हो चुकी है। अगर हम इसको एक बार देखें कि कितने परसेंट टॉप से लाइफ टाइम हाई से नीचे आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 22% डाउन है। तो 22% इतनी बड़ी कंपनी में गिरावट के बाद 5%, 6%, 7% के ट्रेड आते रहेंगे, जिगजैग वे में चलता रहेगा। बिल्कुल एक ही प्राइस की रेंज में तो कोई भी स्टॉक नहीं घूमता, तो वो ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का मन है कि इसको आज ले लो और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रखेंगे, तो शायद यहां प्राइस का ज्यादा बेनिफिट ना मिले, इससे बहुत ज्यादा सस्ता ना मिले, लेकिन टाइम हम जरूर बचा सकते हैं। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शायद आफ्टर 6-7 मंथ्स भी ये स्टॉक सेम प्राइस पर मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी यहां पर लर्निंग बढ़ा सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों का शेयर कर लें, लाइक कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।